हेलो फ्रेंड्स। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने चार्जिंग सेक्शन का ब्लॉक डायग्राम देखा था। अब हम इसका कंपोनेंट लेआउट देखेंगे। यानी कि ब्लॉक डायग्राम के अंदर हमने सिर्फ ब्लॉक डायग्राम देखा था, यानी कि एक नक्शा देखा था जिसमें कोई कंपोनेंट मैंने आपको शो नहीं किया था। और मैंने आपको बताया था कि जब नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा तो उसके अंदर आपको पूरा कंपोनेंट का लेआउट दिखाऊंगा। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप लोगों से, कि ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन आप इसको ज़रूर पूरा देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर मैं आज आपको दो तीन चीज़ें ऐसी बताने वाला हूँ कि जो शायद आपने पहले नहीं देखी है, शायद हो सकता है आपके लिए एकदम नई हो। तो ऐसी आज मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को में बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए, उसको स्किप ना करें। और एक एक पॉइंट जो आज मैं समझाने वाला हूँ उस पर आप गौर करेंगे तो मुझे आशा है कि आप कुछ ना कुछ नया सीखेंगे आज। तो हम शुरू करते हैं। एक चार्जिंग सर्किट किस तरह की होती है। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि कोई भी सर्किट हो हमारी, वो इनपुट वोल्टेज से लेकर लोड तक ख़त्म होती है। यानी कि यहाँ पे इनपुट वोल्टेज हमारा होता है चार्जिंग कनेक्टर के अंदर, और आउटपुट जो हमारा बनेगा, यानी कि जो हमारा लोड होगा, वो होगा बैटरी, यानी कि बैटरी कनेक्टर पर हम जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि चार्जिंग सेक्शन का जो पूरा गेम है वो ये दो दो चीज़ों के बीच में है, एक चार्जिंग सॉकेट और दूसरा बैटरी, यानी कि बैटरी का कनेक्टर। तो हम इसको बैटरी बोलेंगे क्योंकि हमें बैटरी भरना है। तो ये पूरा गेम होगा वो चार्जिंग सॉकेट से लेके आपका बैटरी तक का होगा। तो इसके बीच में कितने कितने कंपोनेंट आएंगे, कैसी कैसी सर्किटें काम करेगी, इसके बारे में मैं आपको आज समझाने वाला हूँ। और जैसे मैंने आपको बताया कि आज मैं दो तीन चीज़ें आपको ऐसी बताऊंगा कि जिसको देखकर आप यकीनन आप हैरान हो जाओगे कि शायद आपने कभी ऐसा पहले नहीं देखा था। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो चार्जिंग सॉकेट के अंदर जैसे भी हम चार्जर लगाते हैं तो चार्जिंग का जो हमारा वोल्टेज होता है वो 5 वोल्ट डीसी होता है, जिसको हम बोलते हैं वी बस या वी चार्ज। तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव नेगेटिव ले लेता हूँ, और वी बस या वी चार्ज वोल्टेज डायग्राम के अंदर हम दोस्तों कहीं भी सर्च करेंगे तो मैंने आपको जैसे बताया था कि वी बस या वी चार्ज लिखा होगा तो वो डेफिनेटली चार्जिंग की लाइन है, यानी कि जहाँ पे हम चार्जर को कनेक्ट करते हैं, यानी कि जो हमारा चार्जिंग सॉकेट है, चार्जिंग सॉकेट से जो हमारी लाइन चलेगी वो डायग्राम के अंदर वी बस या वी चार्ज के नाम से जानी जाएगी। यानी कहीं भी हम अगर डायग्राम में सर्च करते हैं तो हमें सिर्फ वी बस या वी चार्ज हम सिलेक्ट करके मतलब उसको हम फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ से शुरू करते हैं कि चार्जिंग सॉकेट में से जो हमारी लाइन निकलेगी वो डीसी 5 वोल्ट की होगी, और वो 5 वोल्ट डीसी जो हमारा होगा वो सबसे पहले कहाँ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने एक ग्राउंड भी यहाँ बना लिया है। मैंने अगले डायग्राम में आपको बताया था कि जब भी हम डायग्राम देखेंगे तो वहाँ पे ग्राउंड की लाइन मेंशन नहीं की होगी, लेकिन जहाँ जो जो पार्ट्स ग्राउंड हो गए उन पार्ट्स को आप ग्राउंड का सिंबल लगा दिया होगा, यानी उससे हमको आइडेंटिफाई करना है कि ये ग्राउंड है। तो यहाँ पे हमने 5 वोल्ट डीसी दिया हुआ है जो हमारा आगे चल रहा है, और एक लाइन को हमने कर दिया है ग्राउंड, यानी कि जो माइनस वाली है। अब यहाँ से सबसे पहले जो हमारा पहला कंपोनेंट जो आएगा वो होगा फ्यूज। फ्यूज का मतलब होता है फ्यूजेबल रजिस्टर। हमने फ्यूजेबल रजिस्टर के चैप्टर के अंदर हमने देखा था कि एक फ्यूज होता है, उसका यूनिट होता है एम्पियर, यानी कि फ्यूज की जो माप होती है वो एम्पियर के अंदर होती है। तो फ्यूज यहाँ पे क्या काम करता है, ज़्यादातर लोग ऐसा समझते हैं कि फ्यूज जो है वो हमारी सर्किट को बचाने के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये फ्यूज जो है वो हमारे चार्जर को भी बचाने के लिए है। तो जैसे हम देखते हैं कि मैंने आपको बताया था कि जो सर्किट हमारी होती है उसके अंदर कहीं भी शॉर्टिंग होता है, तो शॉर्टिंग का एक नियम है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो शॉर्टकट रास्ता हमेशा पसंद करता है और ऐसी जगह पे जाता है जहाँ पे उसको बल ना पड़े या कोई किसी तरह का उसको रेजिस्टेंस ना हो। तो जब हमारी सर्किट शॉर्ट हो जाती है तो वोल्टेज बहना एकदम फास्ट शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको कोई वहाँ पे बल नहीं पड़ने वाला है, कोई रेजिस्टेंस वहाँ उसको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उसका रास्ता एकदम क्लियर हो जाता है। सपोज यहाँ पे हमने जो चार्जर लगाया है तो हमारा अगर ये फ़ोन हमारी कैपेसिटी है इसकी 2 एम्पियर तक की, तो 2 एम्पियर तक इसमें से करंट बहता है, उससे ज़्यादा करंट नहीं बहेगा। लेकिन अगर कहीं शॉर्ट सर्किट हो गई तो हमारे चार्जर की जितनी आउटपुट की कैपेसिटी है वो सारा का सारा करंट यहाँ बहना शुरू हो जाएगा और चार्जर एकदम हीट हो जाएगा और चार्जर भी खराब हो सकता है। तो ये फ्यूज़ का हम यूज़ करते हैं, हमारा चार्जर भी खराब ना हो और हमारी
सर्किट भी खराब ना हो। तो ये एक सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है वो होता है फ्यूज, यानी कि एफ जिसे हम बोलेंगे। उसके बाद हम थोड़ा आगे चलेंगे तो हमें देखने को मिलेगा एक लाइन फिल्टर, जिसको हम बोलते हैं इंडक्टर कॉयल। तो इंडक्टर कॉयल दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इंडक्टर कॉयल हम लोग मोबाइल के अंदर दो तरह की हमको देखने को मिलेगी। एक लाइन फिल्टर होगा और दूसरा एक जो होगा वो बूस्टर या बक कॉयल होगी। तो मैं आज से जितने भी डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, यहाँ पे अगर मैंने लाइन फिल्टर बनाया है तो उसका ये कलर फिक्स रहेगा कि अगर पर्पल कलर की है तो वो डेफिनेटली मैंने लाइन फिल्टर बनाया हुआ है, ये बूस्टर या बक कॉयल नहीं है। बूस्टर और बक कॉयल के लिए मैंने अलग कलर दिया हुआ है, जो जब हम आगे डायग्राम आएंगे तब आपको मैं बताऊंगा। तो ये कलर कोडिंग भी आपको याद रखनी है ताकि आपको पता चले कि ये इंडक्टर यहाँ पे कौन सा लगा हुआ है। फ्यूजेबल ये एक लाइन फिल्टर इंडक्टर लगा हुआ है या कि बूस्टर या बक कॉयल लगी हुई है। तो इसके ऊपर से आप डिसाइड कर लोगे। जहाँ पे पर्पल कलर होगा तो वो होगा हमारा लाइन फिल्टर, यानी कि ये सिंपल इंडक्टर कॉयल है। इंडक्टर कॉयल का काम हमने देखा था सर्किट के अंदर, जब हमने इंडक्टर समझा था बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो मैंने आपको बताया था कि इंडक्टर का, लाइन फिल्टर का काम होता है वोल्टेज को शुद्ध करना। यानी कि अगर सपोज हमारे चार्जर में से कोई एसी का पल्स आ जाता है तो ये इंडक्टर क्या करेगा, ये लाइन फिल्टर का काम करेगा। यानी कि यहाँ से सिर्फ डीसी वोल्टेज को पास होने देगा और एसी वोल्टेज को अपने कोरों के अंदर खत्म कर देगा और एसी पल्स को आगे जाने देगा नहीं, यानी कि फिल्ट्रेशन का काम यहाँ पे करेगा। तो एक हमने देखा फ्यूज, दूसरे नंबर पे देखा हमने इंडक्टर। इसके बाद आगे चलेंगे तो हमें देखने को मिलेगा एक जीनर डायोड। तो ये जीनर डायोड का काम क्या होता है दोस्तों, ये भी मैंने आपको सर्किट में बताया था जब हमने डायोड का सेक्शन पढ़ा था तब, कि जीनर डायोड जो होता है उसकी एक कैपेसिटी होती है कि जीनर डायोड 5 वोल्ट का है, 6 वोल्ट का है या 7 वोल्ट का है। तो जितनी उसकी कैपेसिटी है सिर्फ इतना ही वोल्टेज वो पास होने देगा। उससे अगर ज़्यादा वोल्टेज आते हैं तो वो अपना डिप्लेशन लेयर कम कर देगा और जो एक्स्ट्रा वोल्टेज है उसको ग्राउंड कर देगा। तो ये एक बेसिकली जीनर डायोड का काम है। तो यहाँ पे हमने जो जीनर डायोड लिया है वो 5.1 वोल्टेज का है, यानी कि जो हम चार्जर की सप्लाई देते हैं उसमें 5 वोल्ट होता है। तो 5 वोल्ट से लेके 5.1 तक ये फॉरवर्ड रिवर्स बायस में काम करेगा। और जब इससे ज़्यादा वोल्टेज अगर हो जाते हैं तो ये अपना डिप्लेशन लेयर कम करके एक्स्ट्रा वोल्टेज को वो ग्राउंड कर देगा। क्योंकि ये डायोड जो हमने लगाया है वो यहाँ पे हमने रिवर्स बायस में लगाया है। रिवर्स बायस का मतलब यानी कि इसका कैथोड जो है वो हमने मेन लाइन पे दिया है और इसका एनोड यानी कि पॉजिटिव है जिसको हमने ग्राउंड के साथ जोड़ा है। तो ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन, ये सब एक लाइन है, ग्राउंड लाइन है। लेकिन ये ग्राउंड लाइन मैंने बनाई नहीं है, ये आपको इमेजिन करना है कि ये ग्राउंड की लाइन के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने ग्राउंड का सिंबल दिया हुआ है। तो हम डायग्राम देखेंगे तो डायग्राम के अंदर भी यही सिस्टम आपको देखने को मिलेगी। तो ये हमारा कंपोनेंट हो गया जीनर डायोड के, जो क्या करेगा, ओवर वोल्टेज से हमें प्रोटेक्शन करेगा। हमने पहले ही बताया था कि हमारी जो पहली सर्किट बनेगी वो बनेगी ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन सर्किट। तो यहाँ पे ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन का भी काम हो रहा है, साथ में फिल्ट्रेशन का भी काम हो रहा है, और साथ में यहाँ पे आपका अगर कोई एम्पियर बढ़ जाता है तो उसको भी कंट्रोल करने का काम हो जाता है। तो ये हो गए 3 पार्ट। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक कैपेसिटर भी देखने को मिल सकता है। कैपेसिटर का काम भी मैंने इस समय बताया था, वैसे इंडक्टर जैसा है, लेकिन कैपेसिटर जो है वो पैरेलल में रह के वो काम करेगा जो इंडक्टर सीरीज में रह के करता है। ये भी चीज़ मैंने आपको पहले बताई है डायग्राम के अंदर, मतलब जब हमने बेसिक सेक्शन पढ़ा था तब, कि इंडक्टर के अंदर से एसी पल्स पास नहीं होगा और एसी पल्स को वो खत्म कर देगा। लेकिन कैपेसिटर का क्या है कि वो एसी पल्स को अपने अंदर से पास कर देगा, यानी कि वो आगे नहीं जाने देगा, वो एसी पल्स को अपने अंदर से पास कर देगा, सिर्फ डीसी वोल्टेज को जाने देगा। यानी कि ये भी डीसी वोल्टेज को शुद्ध करने का काम करता है। तो ये 4 कंपोनेंट मिला के हमारी बन गई ओवीपी सर्किट। तो इसको हम बोल सकते हैं कि एक ये सिंपल ओवीपी सर्किट है। इतनी सर्किट अगर हम देखते हैं तो ये जो सर्किट है हमारी, ये हो गई हमारी ओवीपी सर्किट। और ये ओवीपी सर्किट मैंने ऐसे बेसिक लिए, जनरली ये कोई मैंने एक फ़ोन का डायग्राम नहीं लिया हुआ है। ये डायग्राम मैंने बहुत सारे फ़ोन को मिलाकर एक बनाया है। यानी कि आप जब मैं आपको आगे आगे जैसे बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि ये कोई पर्टिकुलर एक फ़ोन का डायग्राम नहीं है। तो ये जो भी ये कंपोनेंट भी है ये भी फिक्स नहीं है कि ये 4 कंपोनेंट ही हो गए, इसके अलावा नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। किसी में 2 कैपेसिटर हो सकते हैं, किसी में 2 डायोड हो सकते हैं, किसी में फ्यूज नहीं है, किसी में इंडक्टर नहीं है। लेकिन 4 कंपोनेंट की जगह 6 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो इस तरह से इसमें ऑल्टरनेट हो सकता है, लेकिन ओवीपी सर्किट आपकी होगी और होगी ही।
कोई कोई फ़ोन में, जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी के एडवांस फ़ोन के अंदर कोई कोई फ़ोन के अंदर यहाँ पे OVP एक आईसी का भी यूज़ किया जाता है कि जो OVP सर्किट का पूरा काम एक आईसी कर देती है। तो बहुत सारे कंपोनेंट को मिलाकर जैसे एक आईसी बनती है, तो वैसे एक ये आईसी भी यहाँ आपको देखने को मिल सकती है। तो इतना चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि हमारा OVP सर्किट का काम पूरा हो गया। अब जो वोल्टेज हमारे जाएंगे वो वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम एक लेंगे ट्रांजिस्टर, यानी कि यहाँ पे हमने पीएनपी ट्रांजिस्टर लिया हुआ है। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर का एमीटर यानी कि जो डायोड का एनोड साइड है वो मेन लाइन के साथ जुड़ा होगा और कैथोड नीचे की साइड होगा यानी कि बेस की साइड होगा, और जो उसका इलेक्ट्रॉन जो बहेगा वो एमीटर से कलेक्टर बहेगा, यानी एमीटर से वोल्टेज आएगा, कलेक्टर से वो आउटपुट होगा। बेस से सिर्फ उसका क्या होगा, ऑपरेटिंग होगा, यानी कि बेस उसको ऑपरेट कराएगा। मैंने आपको बताया था ट्रांजिस्टर एक वाल की तरह काम करता है। पानी यहाँ से ही आता है और यहाँ पे ही निकलता है। ये वाल क्या करता है, सिर्फ पानी के फोर्स को कंट्रोल करता है, यानी कितना पानी जाने देना है, कितना नहीं जाने देना है, कितना रोकना है। तो बेस से हम क्या कराएंगे, ऑपरेटिंग कराएंगे इसका, यानी कि इसका रेगुलेशन कराएंगे। तो वोल्टेज हमारे जो बहेंगे वो एमीटर से कलेक्टर बहेंगे, लेकिन उसका ऑपरेटिंग कौन करेगा, बेस करेगा। तो बेस यहाँ पे कौन सा है, नेगेटिव है। ये दोनों साइड जो है वो पॉजिटिव है, बेस है इसका नेगेटिव, यानी कि एक पीएनपी टाइप का ट्रांजिस्टर है। तो ये बेस इसका कैसे होता है और ये कैसे ऑपरेटिंग होता है ये मैं आपको आगे समझाता हूँ। पहले हम अपना पूरा हाईवे कंप्लीट कर लेते हैं, यानी हाईवे मतलब यहाँ से हमने इनपुट वोल्टेज दिए हैं, हम बैटरी तक एक बार पहुँच जाते हैं। फिर इसका बाकी का जो सर्किट है उसको कैसे पूरा करना है वो आपको मैं बता दूंगा। तो यहाँ पे सपोज हमने एमीटर पे वोल्टेज दिया और कलेक्टर पे हमें वोल्टेज मिलना शुरू हो गया, और वो वोल्टेज कैसे कितना मिलेगा कि जितनी हमारी बैटरी की रिक्वायरमेंट होगी उतना। कल हमने देखा था, मैंने आपको करंट सेंस सर्किट भी समझाई थी। तो वो करंट सेंस सर्किट को मतलब सेंस करके कितना वोल्टेज आउटपुट में निकालना है वो पावर आईसी डिसाइड करेगी। तो यहाँ पे हम पहले ये लाइन पूरी करनी है। तो कलेक्टर पे जो हमारा वोल्टेज निकलेगा वो 4.2 हम पकड़ लेते हैं कि यहाँ पे सपोज 4.2 वोल्टेज निकल रहा है, वो जाएगा एक कैपेसिटर के अंदर। कैपेसिटर यहाँ फिल्ट्रेशन के लिए रखा गया है, और उसके बाद इसमें आएगा एक रजिस्टर। तो ये रजिस्टर मैंने आपको कल दिखाए थे करंट सेंस रजिस्टर कि R22 या R010 या R020 R56 R26 ऐसा लिखा हुआ नंबर का जो रजिस्टर होता है वो एक करंट सेंस रजिस्टर होता है। करंट सेंस रजिस्टर में से पास होके ये वोल्टेज जो निकलेगा वो जाएगा हमारे बैटरी पे, और यहीं से यहाँ पे एक कैपेसिटर और भी होगा जो कि ग्राउंड किया होगा, जो भी फिल्ट्रेशन के लिए ही होता है ये कैपेसिटर भी। और यहाँ से एक लाइन निकलेगी जिसे हम बोलते हैं लोड। तो ये लोड क्या होता है दोस्तों, कि जैसे हम सपोज यहाँ पे बैटरी लगाते हैं तो बैटरी में से जो वोल्टेज निकलेगा ये वोल्टेज हमारे पूरे फ़ोन के अंदर यानी कि पूरे लोड पे जाएगा। पूरे लोड पे यानी कि जैसे समझ लो कि पावर आईसी पे भी यहीं से लाइन जाएगी। समझ लीजिए आप लाइट का सेक्शन है तो वहाँ पे भी यहाँ से जाएगी। अगर नेटवर्क का सेक्शन है, पीएफओ है, तो पीएफओ पे लाइन यहाँ पे से जाएगी। ऑडियो सेक्शन है तो उसकी लाइन भी यहाँ पे से जाएगी। यानी कि जहाँ जहाँ वी बैट जा रहा है वो लाइन यहाँ से ही निकलेगी, ये कैपेसिटर के ऊपर से, और ये पूरे लोड पे यानी कि पूरे फ़ोन के अंदर हमारे जाएगी, जिसको हम बोलते हैं लोड। तो ये पूरा लाइन जो होता है हमारा लोड पे जाता है, और वही लाइन हमारा जो बैटरी तक भी जाता है, और दूसरा वो उसका लाइन कहाँ जाता है, R22 यानी कि करंट सेंस रजिस्टर के ऊपर। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई, पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक का हमने पूरा हाईवे समझ लिया। अब हम समझते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट किस तरह से काम करेगी। तो वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट के अंदर मैंने आपको ट्रांजिस्टर का एक नियम बताया था कि एमीटर पे अगर हमने प्लस वोल्टेज दिया हुआ है तो यहाँ पे पॉजिटिव तो आ गया, लेकिन जब तक यहाँ बेस पे नेगेटिव नहीं होगा तब तक इसकी ऑपरेटिंग नहीं होगी। यानी कि एमीटर टू कलेक्टर हमें करंट बहाना है तो हमें बेस को ऑपरेट कराना पड़ेगा। तो बेस को ऑपरेट कराने के लिए हम क्या करेंगे, तो उसके साथ हम जोड़ देंगे एक मॉसफेट। तो यहाँ पे हमने एक मॉसफेट जोड़ा हुआ है। तो ये मॉसफेट कौन सी चैनल का है, तो ये मॉसफेट हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा जो मॉसफेट है उसका ये माइनस है वो बेस के साथ जुड़ा हुआ है। अब हम आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये ड्रेन है, यानी कि ड्रेन हमारा जुड़ा है बेस के साथ, और ये हो गया हमारा गेट और ये हो गया हमारा सोर्स। यानी कि गेट और सोर्स ये दोनों अलग है, और जो ड्रेन है वो हमारा जुड़ा हुआ है बेस के साथ। हमने जब ये मॉसफेट मैंने जब आपको समझाया था तो मॉसफेट के अंदर ये पिक्चर पूरा मैंने बनाया था और आपको दिखाया था एनिमेशन करके कि जब भी वोल्टेज यहाँ से आता है, अभी यहाँ पे इसका माइनस मिल गया क्योंकि ये डायोड का
माइनस है, तो यहाँ पे पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ नेगेटिव हो गए, तो ये हमारे जो 5 वोल्टेज यहाँ से निकले थे, ये 5 वोल्टेज इस डायोड में से होके यहाँ तक आ गए, लेकिन ये वोल्टेज यहाँ से आगे नहीं बढ़ेंगे। क्यों नहीं बढ़ेंगे? क्योंकि इसका गेट का हमने ऑपरेटिंग नहीं कराया है। हमने जब मॉस्फेट का सेक्शन चलाया था तब मैंने आपको बताया था कि जब भी वोल्टेज आता है तो ड्रेन तक रुक जाता है, ड्रेन से वोल्टेज आगे नहीं बढ़ता है। कब तक? कि जब तक उसकी गेट से उसकी ऑपरेटिंग ना कराई जाए, यानी गेट के ऊपर हमें देना पड़ेगा पॉजिटिव वोल्टेज, क्योंकि ये एन चैनल मॉस्फेट है, क्योंकि उसका ड्रेन जुड़ा है कैथोड के साथ, यहाँ पे कैथोड के साथ उसका ड्रेन जुड़ा है, तो ये हो गया हमारा एन चैनल मॉस्फेट। तो एन चैनल मॉस्फेट का एक रूल्स मैंने आपको बताया था कि एन चैनल जो मॉस्फेट होता है वो हमेशा पॉजिटिव वोल्टेज से ऑपरेट होता है। तो यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव वोल्टेज देंगे तो ये गेट हमारा ओपन होगा और इसकी वोल्टेज जो है उसको जो हमें डाउन करा के यहाँ पे हमें जो वोल्टेज लेनी है तो वो ड्रॉपिंग कराने का काम हमारा करेगा ये मॉस्फेट, क्योंकि इसका मॉस्फेट का जो सोर्स है वो हम देंगे पावर आईसी के अंदर। तो यहाँ पे मैं पहले पावर आईसी बना लेता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं बना लेता हूँ यहाँ गेट की बायसिंग खत्म करता हूँ मैं, यानी कि गेट पे हमें एक वोल्टेज देना है। तो हमने जो चार्जिंग की लाइन है यानी कि वी बस की जो लाइन है उसके अंदर से एक रजिस्टर लगा के ये वोल्टेज हमने दिया गेट पे। दोस्तों हमेशा याद रखना कि यहाँ पे कोई भी सर्किट जितनी भी होती है उसमें अगर आप वैल्यू याद रखोगे, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये तो गेट पे जो रजिस्टर रखा हुआ है उसकी वैल्यू है 1K to 10K, यानी कि अलग अलग डायग्राम के अंदर आप देखोगे तो 1 किलो से लेकर 10 किलो तक का रजिस्टर ही यहाँ पे यूज़ किया होगा। इसके अलावा कोई रजिस्टर आपको देखने को नहीं मिलेगा। जितने डायग्राम मैंने देखे हैं उस हिसाब से मैंने ये वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है। और दूसरी चीज़ कि ये जो रजिस्टर की लाइन है ये गेट की लाइन भी है और यही लाइन हमारे चार्ज एलडीओ या वीडीडी वी चार्ज हम जिसे बोलते हैं, ये लाइन सीधी वहाँ पे जाती है और यहाँ पे एक कैपेसिटर होगा जो कंपलसरी रखा जाएगा, यानी कि हर डायग्राम के अंदर आपको वी चार्ज या जो अपने चार्ज एलडीओ और वी चार्ज की जो लाइन होती है उसमें एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। रजिस्टर की वैल्यू 1K से लेकर 10K के बीच में होगी। आप जितने भी डायग्राम देखो उसमें रजिस्टर कैपेसिटर की वैल्यू हमेशा मेंशन करो, क्योंकि अगर आपके पास कोई ऐसा फ़ोन आता है कि जिसका डायग्राम नहीं है तो आप रिपेयरिंग कैसे करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। अगर आप ये मेरे वीडियो आप कंपलसरी कंप्लीटली आप देखोगे तो मैं आपको दावा करता हूँ कि अगर आपको डायग्राम नहीं होगा फिर भी आप रिपेयरिंग कर लोगे। वो कैसे करोगे मैं इसी वीडियो में साबित करने वाला हूँ आज, कि अगर आप इस तरह से काम करोगे तो आपको बिना डायग्राम के भी आप रिपेयरिंग कर लोगे, लेकिन आपको कुछ डायग्राम के ऊपर पहले काम करना पड़ेगा। जिसका डायग्राम है उसके ऊपर आप काम कर लोगे तो जो डायग्राम नहीं है उसके ऊपर भी आप काम बिंदास कर लोगे। वो कैसे कर लोगे वो मैं आपको आगे बताता हूँ। पहले हम समझ लेते हैं कि हमने यहाँ पे चार्ज एलडीओ यानी कि वीडीडी वी चार्ज की हमने एक लाइन यहाँ पे दे दी जो कि पावर आईसी के अंदर हमने दे दी, क्योंकि ये जो वोल्टेज है ये पावर आईसी का ऑन पीरियड जो अपने बोल सकते हैं कि ऐसा वोल्टेज है कि जो इसका वर्किंग वोल्टेज है, यानी कि पावर आईसी के अंदर जो हमारा चार्जिंग का सेक्शन लगा हुआ है, जो हमारे चार्जिंग का पूरी इसके अंदर जो सेक्शन बनाई हुई है उसको काम करने के लिए एक वोल्टेज की जरूरत होती है। मैंने कल भी बताया था आपको अगले वीडियो में कि ये जो वी चार्ज होता है यानी कि चार्ज एलडीओ जो वोल्टेज होता है वो वर्किंग वोल्टेज है पावर आईसी का चार्जिंग सेक्शन के लिए, क्योंकि चार्जिंग पावर आईसी में एक सेक्शन नहीं है, चार्जिंग का सेक्शन भी है, नेटवर्क का सेक्शन भी यही ऑपरेट करती है। तो जितने भी सेक्शन है उसके लिए इनपुट उसके अलग अलग होते हैं और आउटपुट उसके अलग अलग होते हैं, जो मैंने आपको एलडीओ के सेक्शन के अंदर बताया था। तो यहाँ पे ये जो वोल्टेज है ये चार्ज एलडीओ वोल्टेज जो है या वीडीडी वी चार्ज वोल्टेज जिसको बोला जाता है, ये पावर आईसी का वर्किंग वोल्टेज है चार्जिंग सेक्शन को काम कराने के लिए, यानी कि पावर आईसी का जो चार्जिंग सेक्शन है उसका वर्किंग वोल्टेज है चार्ज एलडीओ। तो ये चार्ज एलडीओ जब इसको मिल जाएगा तो ये हमारे फंक्शन चालू हो जाएंगे। लेकिन मैंने कल भी आपको बताया था कि एक वीसीडीटी करके एक ट्रिगर दिया जाता है पावर आईसी को, कि जो क्या काम करता है कि जब हम चार्जर लगाते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन वो पावर आईसी को देता है और जब हम चार्जर निकालते हैं तो उसका इंफॉर्मेशन भी वो पावर आईसी को देता है। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि वीसीडीटी की लाइन कैसी होगी। तो वीसीडीटी की लाइन हम देख लेते हैं। तो वीसीडीटी के लिए हमने यहाँ पे लिया एक रजिस्टर जो है 330 किलो का, यानी 330 किलो का एक रजिस्टर है। दूसरा एक रजिस्टर लिया है मैंने 39 किलो का, यानी कि ये दो रजिस्टर की यहाँ पे डिवाइडर सर्किट बनी हुई है। ये डिवाइडर सर्किट आपको हर फोन में देखने को मिलेगी। ये भी मैं आपको अभी साबित करके दिखाऊंगा डायग्राम से, अलग अलग फोन के आपको डायग्राम दिखाऊंगा जिसके अंदर आपको यही सर्किट आपको देखने को मिलेगी। और दूसरी चीज कि इसके जो वोल्टेज है
यानी कि ये 39 किलो का ये रजिस्टर है और ये 330 किलो का रजिस्टर है। तो ये रजिस्टर की वैल्यू भी मैंने आपको बोला कि ये रजिस्टर की वैल्यू हमेशा दिमाग में रखा करिए, क्योंकि अगर कोई रजिस्टर निकल गया है तो आपको पता होगा कि ये रजिस्टर कितनी वैल्यू का होगा, क्योंकि ज़्यादातर इसमें सेम सेम वैल्यू के रजिस्टर ही यूज़ होते हैं। और मैंने इसीलिए ऐसे रजिस्टर की वैल्यू यहाँ पे लिखी है जो ज़्यादातर फ़ोन के अंदर यूज़ किए गए हैं। तो अगर इसको आप लेके इसको आप दे सकते हो, क्योंकि VCDT का जो वोल्टेज होता है वो एक फिक्स वोल्टेज है। यानी कि यहाँ पे से आपने 5 वोल्टेज सपोज दिया है, तो ये पूरा का पूरा 5 वोल्टेज यहाँ पे पावर आईसी को नहीं मिलता है। पावर आईसी को सिर्फ ट्रिगर के लिए वोल्टेज मिलता है, और वो वोल्टेज मिलता है तो पावर आईसी को पता चलता है कि चार्जर लग चुका है। तो ये वोल्टेज कितना होगा, तो उसके लिए हमें डिवाइडर की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। डिवाइडर की कैलकुलेशन का मैंने आपको बताया था कि रजिस्टर के अंदर डिवाइडर की कैलकुलेशन कैसे करनी है, ये हमारा डिवाइडर फॉर्मूला है। तो उसके अंदर हम इनपुट लिखेंगे, इनपुट वोल्टेज है हमारा 5 वोल्टेज। यहाँ पे रजिस्टर 1 यानी कि R1 जो है वो है 330 किलो का, और R2 जो रजिस्टर है वो है 39 किलो का। तो इसका हम वैल्यू निकालेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 0.5। तो यहाँ पे जो वोल्टेज मिलेगा वो 0.5। अगर जो नए नए आए हैं और अभी से जिसने वीडियो देखना शुरू किया है उनको अगर ये डिवाइडर सर्किट समझ में नहीं आती है, तो हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट में जाके आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये डिवाइडर को कैलकुलेशन कैसे करना है। तो आप उसका R1 का वैल्यू लिखो, R2 का वैल्यू लिखो, इनपुट वोल्टेज लिखो, और फिर आप एंटर दोगे तो आपको आप उसको कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है। तो इसको हम कैलकुलेट करके देखेंगे तो यहाँ पे हमें 0.5 वोल्टेज VCDT का मिलता है। दोस्तों, मैंने जितनी भी सर्किटें देखी है उसमें VCDT का जो वोल्टेज होता है उसकी हाईएस्ट कैपेसिटी होती है 0.5 वोल्टेज से लेके 1.2 वोल्टेज तक। यानी कि पावर आईसी को 0.5 से 1.2 तक वोल्टेज अगर मिलता है तो पावर आईसी समझती है कि चार्जर लग चुका है, और अगर ये वोल्टेज बंद हो जाता है तो पावर आईसी ये समझती है कि चार्जर निकल चुका है, यानी कि चार्जर नहीं लगा हुआ है। तो अगर ये रजिस्टर की वैल्यू में चेंजेस हो जाता है तो आपका ये जो वोल्टेज है इसका अप डाउन हो जाता है। तो अगर 1.2 तक का वोल्टेज होगा तो आपका ट्रिगर ले लेगा, लेकिन अगर 1.2 से आपका वोल्टेज बढ़ गया तो इसका ट्रिगर नहीं लेगा, और आपका फ़ोन आपको चार्जिंग की एरर शो करेगा, यानी कि चार्जिंग नॉट कनेक्टेड या कोई चार्जिंग एरर शो करेगा। इस तरह की अलग अलग एरर होती है। एरर जितनी भी होती है हमारी वो हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर होती है, यानी कि सॉफ्टवेयर में एक प्रोग्रामिंग होता है। तो कौन सा वोल्टेज पावर आईसी को मिलेगा, यानी कि ओवर वोल्टेज अगर पावर आईसी को मिलेगा तो पावर आईसी उसका ट्रिगर नहीं लेगी, और वो कौन सी एरर शो करेगी वो सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड है। तो हर फोन के अंदर आपको अलग अलग एरर देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आप देखोगे तो मैंने जितने फ़ोन देखे हैं उसमें 0.5 से लेकर 1.2 तक का वोल्टेज अगर उसको मिलता है तो ये ट्रिगर ले लेता है। इससे अगर ज़्यादा वोल्टेज या इससे कम वोल्टेज होते हैं तो ट्रिगर नहीं लेता है, यानी कि आपको चार्जिंग की कोई ना कोई एरर शो करेगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको VCDT के दोनों रजिस्टर की वैल्यू चेक करनी है और उसके अकॉर्डिंग आप वोल्टेज बना के दे दोगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप यही वोल्टेज यही वाला रजिस्टर आप लगा दो या सेम PCB में से निकालो, नहीं। आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना है कि एक रजिस्टर है इसकी इतनी वैल्यू है, दूसरे की इतनी है, तो इतना वोल्टेज हमारा बन रहा है। और आप उसको नाप भी सकते हो मल्टीमीटर से कि यहाँ इतना वोल्टेज बन रहा है। अगर इस वोल्टेज को हमें कम करना है तो क्या करना है, तो इस रजिस्टर के हमें चेंज करना है, यानी कि इसमें कम ज़्यादा वैल्यू का रजिस्टर हम डाल के हम उसकी वैल्यू को कम करा देंगे। अगर हमें परफेक्ट पता है कि इतनी वैल्यू का ही है तो हमें वही डालना है। हमें पता है कि 330 वाला खराब हो गया तो 330 वाला डाल दोगे तो आपका डेफिनेटली 0.5 वोल्टेज आ जाएगा और ये आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। तो इतनी चीज़ों हमने दोस्तों समझ ली। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि ये जो बायसिंग होती है, यानी कि ट्रांजिस्टर और मॉसफेट की जो बायसिंग होती है वो किस तरह से होती है, तो ये हम पहले समझ लेते हैं, फिर बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रांजिस्टर लिया हुआ है। ये ट्रांजिस्टर है हमारा। यहाँ पे एमीटर पे हमने वोल्टेज दिया है और ये वोल्टेज गया है हमारे बेस के अंदर, और हमारा जो आउटपुट बनेगा वो बनेगा कलेक्टर। तो यहाँ पे एमीटर पे हमने 5 वोल्टेज दिया है सपोज, तो यहाँ पे हमने 5 वोल्टेज दिया, तो ये हमारे डायोड पे जब हमारा मॉसफेट यहाँ लग चुका है तो इस कंडीशन में यहाँ पे ये 5 वोल्टेज हमारे बेस पे आ जाएंगे, यानी कि बेस पे भी हमें 5 वोल्टेज मिलेंगे, लेकिन कलेक्टर पे हमें कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा जब तक यहाँ पे 5 वोल्टेज है तब तक,
क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बेस की वोल्टेज हमेशा एमिटर या कलेक्टर से कम होती है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज हमने दिए हैं, ये वोल्टेज हमारे यहाँ पे 5 वोल्टेज है, यहाँ पे भी 5 वोल्टेज है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ 0 वोल्टेज ही मिलेगा, अभी कोई वोल्टेज मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक आप बेस की बायसिंग कंप्लीट नहीं करोगे, यानी कि बेस के वोल्टेज आप ड्रॉप नहीं करोगे, जब तक आपको आउटपुट मिलेगा नहीं। तो हम बेस का वोल्टेज हमें आउटपुट कराना है, तो हमें कैसे कराना है? तो सपोज मान लो कि हमें कलेक्टर पे 4.2 वोल्टेज चाहिए, तो हमें यहाँ पे कितने वोल्टेज करने पड़ेंगे ताकि जिसकी वजह से हमें यहाँ पे 4.2 वोल्टेज मिले? तो मैंने आपको डायोड के सेक्शन के अंदर आपको समझाया था कि डायोड जब रिवर्स बायस में लगता है, यानी कि एक लोड पे लगता है रिवर्स बायस में, तब उसके अंदर 0.7 वोल्टेज का वीएफ लगता है, यानी कि 0.7 वोल्टेज का वो ड्रॉप लेता है। तो मुझे यहाँ पे 4.2 वोल्टेज अगर चाहिए, तो मुझे यहाँ पे उससे 0.7 वोल्टेज यहाँ पे मुझे ज़्यादा करने पड़ेंगे, क्योंकि इतना वोल्टेज का यहाँ पे ड्रॉप लगने वाला है। तो अगर मैं यहाँ पे 4.9 वोल्टेज करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे 4.2 वोल्टेज मिलेगा। तो सपोज मैंने यहाँ कर लिया 4.9 वोल्टेज। अगर मुझे यहाँ पे 4.1 वोल्टेज चाहिए, तो यहाँ के वोल्टेज मुझे करने पड़ेंगे 4.8। अगर मुझे यहाँ पे करना है 4.0 वोल्टेज, तो यहाँ पे करना होगा मुझे 4.7 वोल्टेज। अगर मुझे यहाँ पे 3.9 वोल्टेज चाहिए, तो यहाँ पे बेस पे मुझे करना पड़ेगा 4.6 वोल्टेज। अगर मुझे यहाँ पे 3.8 वोल्टेज चाहिए, तो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा 4.5 वोल्टेज। इसके अलावा अगर हमें यहाँ चाहिए 3.7 वोल्टेज, तो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा 4.4 वोल्टेज। और अगर हमें यहाँ 3.6 वोल्टेज चाहिए, तो यहाँ करना पड़ेगा 4.3 वोल्टेज। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारी जो बैटरी है वो स्टेप बाय स्टेप चार्ज होती है, यानी कि 0% से 1%, 2%, 3%, 4%, इस तरह से। अगर हमारी बैटरी 3.6 है, तो हमारे यहाँ पे वोल्टेज जो निकलेगा आउटपुट में वो निकलेगा 3.7। हमारी बैटरी 3.7 है, तो यहाँ पे वोल्टेज निकलेगा 3.8। तो ये वोल्टेज कैसे निकलेगा? इस बायसिंग से निकलेगा, यानी कि यहाँ पे ट्रांजिस्टर के साथ हमने जो मॉसफेट लगाया है, वो मॉसफेट को लगाकर उससे हम कुछ वोल्टेज को ड्रॉप कराएंगे, और जिसकी वजह से हमारे कलेक्टर पे हमें जो वोल्टेज चाहिए वो हमें मिलेंगे और हमारी बैटरी चार्ज होगी। आप लोग दोस्त अगर ऐसा सोच रहे हैं कि ये कौन से फ़ोन के अंदर ऐसे डायोड और ट्रांजिस्टर और इस तरह का मॉसफेट कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, तो इसका कन्फ्यूज़न भी मैं आपका सॉल्व कर देता हूँ। आपके हाथ में से एक दो नहीं, अगर आप रिपेयरिंग कर रहे हैं, आप साल 2 साल से 5 साल से या 10 साल से कितने भी टाइम से अगर आप रिपेयरिंग कर रहे हैं, तो आपके हाथ में एक दो बार नहीं, सैकड़ों बार ये बोर्ड आपके हाथ में से निकला होगा। शायद आपको पता भी नहीं होगा कि ये कहाँ ये सर्किट आपको देखने को मिली थी। तो ये कन्फ्यूज़न आपके मैं पहले ही सॉल्व कर देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि आज मैं 2-3 चीज़ें आपको ऐसी बताऊंगा कि जो आपके लिए शॉकिंग होगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, अगर आपने चाइना के अलग अलग बोर्ड देखे हैं, तो चाइना के बोर्ड के अंदर इस तरह की 6 लेग की एक चार्जिंग आईसी आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो 6 लेग की चार्जिंग आईसी है, वो दरअसल में एक ट्रांजिस्टर है। तो इसमें ट्रांजिस्टर किस तरह से है वो हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमने बनाया एक ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर का जो हमने ये राउंड हमने यहाँ ले लिया, समझ लो ये हो गया हमारा एमीटर। तो एमीटर है यहाँ पे 1 नंबर की पिन पे है। तो ये 1 नंबर की पिन पे हमारा हो गया एमीटर के, जहाँ पे हमारा वीबस के वोल्टेज जो है, यानी कि ओवीपी सर्किट में से जो वोल्टेज निकलेगा वो वोल्टेज आएगा सबसे पहले ट्रांजिस्टर के 1 नंबर की पिन पे। ये याद रखिएगा हमेशा, ये 1 नंबर की पिन पे आएगा। और इसके बाद इसका जो एक सिरा होगा वो जुड़ा होगा 4 नंबर पे। तो यहाँ पे ये जो 4 नंबर पे जो निकलेगा ये है हमारा बेस। तो ये हमारा कौन सा हो गया? बेस हो गया, कि जो एक मॉसफेट के साथ जुड़ा होगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन जो हमारा वोल्टेज आएगा एमीटर से वो निकलेगा कलेक्टर पे। तो वो कौन सी पिन पे निकलेगा ये भी हम देख लेते हैं। तो ये कलेक्टर जो हमारा आउटपुट वोल्टेज निकलेगा, यानी यहाँ पे हमारे वोल्टेज होंगे 5 वोल्टेज, यहाँ पे हमें निकलेंगे वो 3.7 से लेकर 4.2 तक अलग अलग वोल्टेज हमें देखने को मिलते हैं। जो वोल्टेज हमें देखने को मिलेंगे इस पिन पे, लेकिन सिर्फ इस पिन पे नहीं, क्योंकि ये अगर 6 लेग का ट्रांजिस्टर है आपके बोर्ड के अंदर, तो उसके ये जो चारों लेग है, ये चारों लेग कॉमन है और ये चारे के चारों कलेक्टर है। तो अगर हम इसको शॉर्ट कर देते हैं, ये एमीटर है, ये बेस है, तो ये कलेक्टर है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये 2 पिन और ये 2 पिन, ये चारों के चारों पिन कॉमन है, यानी कि आपका 5 वोल्टेज आया जो यहाँ पे आएगा, आपका जो आउटपुट निकलेगा वो यहाँ से निकलेगा। और बेस की जो बायसिंग होगी, यानी बेस के साथ जो हमारा मॉसफेट लगेगा वो यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे हमने मॉसफेट लगा दिया। अब मॉसफेट का जो गेट है,
यहाँ पे हमें जो वोल्टेज मिलेंगे वो चार्ज एलडीओ वाले मिलेंगे। कौन से मिलेंगे? चार्ज एलडीओ वाले। और ये सोर्स जो है ये हमारा जुड़ा होता है पावर आईसी के साथ। तो इस तरह का आपने अगर कोई बोर्ड देखा हुआ है तो ये सब बोर्ड के अंदर आपको यही आईसी, यही सर्किट और यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, वो भी आपको दिखा देता हूं। तो दूसरी चीज मैं आपको जो बताने वाला हूं ये है कि ये वाली सर्किट बहुत सारे फोन के अंदर यूज की गई है। और आपको मैं एक तो आपको मैंने आपको दिखा दिया कि अगर 6 लेग वाली आपको आईसी दिखती है तो डेफिनेटली यही वाली सर्किट है। इसके अलावा भी बहुत सारी और बोर्ड के अंदर आपको ये देखने को मिलेगी, ये भी मैं आपको भी आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि इसका जो आउटपुट वोल्टेज होता है, जैसे मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे 4.2 वोल्टेज है, तो कई बार ऐसा होता है कि ये जो वोल्टेज होता है वो हमारी बैटरी लग जाने के बाद, यानी कि जब हमारा लोड लग जाता है उसके बाद में ये सर्किट काम करना शुरू करती है। लेकिन हर पावर आईसी के अंदर डिज़ाइन अलग अलग होती है और पावर आईसी के कंट्रोलिंग अलग अलग होते हैं। जैसे अगर आप बैटरी निकाल के कोई फ़ोन के अंदर चेक करोगे तो आपको यहाँ पे 4.7 वोल्टेज मिलेगा। किसी में बैटरी निकाल के चेक करोगे तो आपको 3.7 वोल्टेज मिलेगा। किसी फ़ोन के अंदर आप बैटरी निकाल के यहाँ पे वोल्टेज आप चार्जर लगा के चेक करोगे तो यहाँ 2.8 या 1.8 वोल्टेज मिलेगा। और कोई फ़ोन के अंदर 0 वोल्टेज मिलेगा, यानी कि आपको यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो ये जो वेरिएशन है ये पावर आईसी की डिज़ाइन के ऊपर है, क्योंकि पावर आईसी किस तरह की यूज़ की गई है उस तरह से यहाँ पे वोल्टेज आपको आउटपुट में शो करता है। क्योंकि कोई पावर आईसी की डिज़ाइन ऐसी होती है कि जब उसका बैटरी का लोड लग जाता है उसके बाद ही ये सर्किट काम करती है और ये वोल्टेज निकालती है। तो ऐसी कंडीशन में आपका कोई वोल्टेज यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन कोई फ़ोन के अंदर चाहे लोड नहीं लगा हो तो ऐसी कंडीशन में पावर आईसी जो होती है वो पूरा का पूरा वोल्टेज आउटपुट कर देती है, यानी आपको यहाँ पे 4.2 वोल्टेज मिल जाएंगे। कोई फ़ोन के अंदर बैटरी नहीं लगी है तो ऐसी कंडीशन में पावर आईसी अपने अंदर से 3.7 वोल्टेज आउटपुट कर देती है। तो ये जो होता है ये पावर आईसी की डिज़ाइन के ऊपर रहता है। और ये पावर आईसी कौन सी है इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि हम जो आगे की हमारी सर्किट है उसको मैं पहले पूरी कर लेता हूँ, बाद में मैं आपको दूसरी एक सरप्राइज बताने वाला हूँ आज। तो पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने एक बीएसआई की लाइन ली है। तो बीएसआई की लाइन जो है हमारी वो जाएगी पावर आईसी के अंदर। उसके अंदर जो रजिस्टर होगा उसकी वैल्यू होगी 1K से लेके 100K तक। ये अलग अलग फ़ोन की वैल्यू है। कोई फ़ोन में 1 किलो का भी हो सकता है, कोई में 10 किलो का भी हो सकता है, कोई में 100 किलो का भी हो सकता है। तो ये अलग अलग फ़ोन के अंदर अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। लेकिन 1K से लेके 100K तक का आपको रजिस्टर बीएसआई की लाइन में देखने को मिलेगा। इसके अलावा नए जो फ़ोन अभी के आते हैं उसके अंदर तो एक इस तरह की डिवाइडर सर्किट भी बनी होती है, जिसकी वजह से अभी के मैंने काफ़ी सारे फ़ोन के अंदर देखा है। वीवो के फ़ोन में 91 में और वीवो V7 में, उसमें मैंने एक प्रॉब्लम देखा है कि कॉन्टैक्ट द सर्विस सेंटर ऐसा लिखा हुआ एक मैसेज आ जाता है और बैटरी का सिंबल आ जाता है और रेड कलर में उसमें लिखा होता है। तो वो बैटरी के आईडी लाइन का प्रॉब्लम है। और वो भी मैं आपको जब आगे के सेक्शन जब चलेंगे तो मैं आपको कंप्लीटली डिटेल में आपको समझाऊंगा कि उस प्रॉब्लम ऐसे प्रॉब्लम आते हैं तो वो बैटरी के आईडी लाइन से प्रॉब्लम है। या कोई फ़ोन के अंदर आपको ऐसा देखने को मिलता है कि जब आप चार्जर लगाते हो तो सिर्फ और सिर्फ बैटरी का लोगो शो करता है, आपकी बैटरी जैसे खाली हो, एम्प्टी हो, इस तरह का लोगो शो करेगा और आपका फ़ोन चार्ज भी नहीं होगा, आपका फ़ोन ऑन भी नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी बैटरी आईडी का प्रॉब्लम होता है, यानी कि जिसे हम बीएसआई की लाइन बोलते हैं। तो ये बीएसआई की लाइन जो होती है उसको कोई फ़ोन के अंदर बैटरी आईडी लाइन भी बोला जाता है, अभी के जो फ़ोन है खास करके उसमें। और कोई फ़ोन के अंदर यहाँ पे लिखा होगा बैट ऑन, बीएसआई की जगह पे क्या लिखा होगा? बैट ऑन। बैट ऑन का मतलब होता है बैटरी ऑन। तो जब ये हम बैटरी लोड करते हैं, यानी कि बैटरी जब हम लगाते हैं तो उसका पावर आईसी को एक ट्रिगर मिलता है जिसमें लिखा होता है बैट ऑन, यानी कि आपका बैटरी लग चुका है। तो इस तरह का आपको एक देखने को मिल सकता है। तो हमने अभी तक जो देखा उसमें हमने पहले ओवीपी सर्किट देखी, यानी कि एक फ्यूज देखा, एक इंडक्टर देखा, एक डायोड, एक कैपेसिटर में से लाइन हमारी गई पीएनपी ट्रांजिस्टर के ऊपर। पीएनपी ट्रांजिस्टर के अंदर हमने बेस के साथ एक मॉसफेट लगाया और मॉसफेट से हमने वोल्टेज का ड्रॉपिंग करा के, यानी कि ड्राइव करा के हमें जो आउटपुट में वोल्टेज चाहिए था वो हमें मिल गया।
आउटपुट में हमने एक कैपेसिटर लगाया, एक हमने लगाया करंट सेंस रजिस्टर। अब हमने पूरा ये हमारी पूरी सर्किट कंप्लीट हो गई है। अब हमने बैटरी का लोड भी लगा दिया है, तो अब पावर आईसी अपना काम चालू करेगी, क्योंकि वीसीडीटी भी लग चुका है, चार्ज एलडीओ भी लग चुका है, यानी कि उसको जो वोल्टेज चाहिए काम करने के लिए पावर आईसी को वो भी मिल चुके हैं। यहाँ पे चार्जर लगाया है तो चार्जर का उसको इन्फॉर्मेशन भी मिल चुका है कि चार्जर लग चुका है ऐसा। तो अब क्या करेगा कि अब पावर आईसी जो है वो बैटरी की जो लाइन है उसमें से एक लाइन लेके उसको सेंस करेगी, यानी कि जिसको हम बोलते हैं बैट सेंस। तो बैट सेंस का काम क्या होता है कि हमारा जो लोड लगा है वो कितने एम्पियर पे काम कर रहा है, उसमें कितना एम्पियर खर्च हो रहा है, बैटरी कितनी भरी हुई है, उसमें कितना चार्ज है, ये पूरी इंडिकेशन चार्ज शो करने के लिए बैट सेंस का यूज होता है। यानी कि बैट सेंस का अगर आपको लाइन का प्रॉब्लम होता है तो उसके अंदर आपको परसेंटेज को लेकर प्रॉब्लम आती है, या बैटरी चार्ज फुल चार्ज लिखा हुआ आ जाता है बार बार, उस तरह की प्रॉब्लम आती है। वैसे इसके बाद का जो सेक्शन लूँगा उसमें मैं पूरा फुल फाइंडिंग आपको पहले से आकर तक का दिखाऊंगा कि कौन सी लाइन की वजह से कौन सी गड़बड़ आती है और कौन कौन सी एरर आती है, ये पूरा मैं आपको बाकायदा आपको पूरा समझाऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से बता दे रहा हूँ। तो एक बैटरी की लाइन में से एक लाइन मिलती है बैट सेंस, और दूसरी यानी कि रजिस्टर की दूसरी साइड से एक लाइन मिलती है जिसे हम बोलते हैं आई सेंस। तो ये आई सेंस और बैट सेंस जब लग जाता है तो पावर आईसी को पता चल जाता है कि लोड कितने वोल्टेज पे काम कर रहा है और हमें कितने वोल्टेज से उसको चार्ज करना है। तो ये दो चीज़ें लग जाने के बाद ही हमें आगे का काम होता है। अब आ गया टाइम दूसरी सरप्राइज का, तो मैं आपको दूसरी एक सरप्राइज दे देता हूँ कि ये आईसी के अंदर जो ये हमारा सेक्शन है वो कौन सी सर्किट में आपको देखने को मिलेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो आईसी है ये है MTK आईसी, यानी कि MTK बेस का आपका कोई भी फ़ोन होगा तो उसके अंदर चार्ज LDO होगा, VCDT होगा, करंट सेंस होगा, बैट सेंस होगा, ये चारों की चारों लाइनें कंफर्म होगी। कोई भी सर्किट तो हर फोन के अंदर होती ही होती है, रजिस्टर जो होता है करंट सेंस का वो भी हर फोन के अंदर होता ही होता है। ये दोनों लाइन भी कंपलसरी आपको MTK फोन जहां पे होगा वहां पे VCDT की लाइन और चार्ज LDO की लाइन, आपको कोई भी फोन कोई भी डायग्राम आप MTK का ले लो, पहले से लेके अब तक के जितने भी डायग्राम ले लोगे आपको चार्जिंग सेक्शन यही वाला मिलेगा। फर्क सिर्फ होगा तो कितना होगा कि ये जो ट्रांजिस्टर और मॉस्फेट है उसकी जगह पे या तो 6 लेग की आईसी होगी, या 12 वोल्ट की आईसी होगी, या 15 वोल्ट की आईसी होगी। तो वो कैसी आईसी होगी वो हम आगे के सेक्शन में देखेंगे। बाकी और कोई फर्क नहीं होगा, MTK आईसी जिसमें भी होगी, यानी कि MTK CPU होगा, MTK पावर आईसी होगी, उस फोन के अंदर यही वाला चार्जिंग सेक्शन अप्लाई होता है और कोई नहीं होता है, जो मैं आपको अभी अभी डायग्राम से साबित करके दिखा दूंगा। तो हम देख लेते हैं डायग्राम। तो यहाँ पे मैंने ये खोला हुआ है कॉम्बिनेट प्रो। तो मेरा ये कॉम्बिनेट प्रो है जिसके अंदर मैंने एक डायग्राम लिया हुआ है जो कि एक रेडमी का मोबाइल है, रेडमी 6A। तो रेडमी 6A के अंदर आपको ये देखने को मिलता है। यहाँ पे मैंने ये स्कीमेटिक लिया हुआ है। अगर यहाँ पे आप VCDT टाइप करते हो तो ये VCDT आप जैसे ही टाइप करोगे यहाँ पे तो आपको ले जाएगा पावर आईसी के अंदर। तो ये पावर आईसी कौन सी है हम देख लेते हैं पहले। तो ये पावर आईसी जो हमारी है वो है MT6357। ये फ़ोन उतना पुराना नहीं है, अभी अभी नया नया ही है, ऐसा समझियो कि साल 2 साल पुराना या 3 साल पुराना मोबाइल है, उससे ज़्यादा पुराना नहीं है। तो यहाँ पे हम जाते हैं VCDT में। तो VCDT के अंदर हमें क्या लिखा हुआ जाता है कि VCDT रेटिंग 1.268 वोल्ट है, यानी कि यहाँ पे एक डिवाइडर सर्किट बनी हुई है। डिवाइडर सर्किट में V बस की लाइन आ रही है, यानी कि V बस की लाइन है एक रजिस्टर में जा रही है, उसके साथ एक दूसरा रजिस्टर जोड़ा है जिसको ग्राउंड किया गया है, और उसका टोलरेंस रेशियो है 1%, यानी कि इसका जो वैल्यू होता है वो 1% तक चेंज होगा तो चल जाएगा, उससे ज़्यादा चेंज होगा तो इसमें आपको ट्रिगर नहीं मिलेगा। और उसका मैक्सिमम वोल्टेज कितना होगा 1.2, और अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका वोल्टेज आएगा 0.5, और अगर इसको आप मेजर करोगे मल्टीमीटर से तो भी आपका 0.5 से लेकर 1.2 तक का वोल्टेज आएगा। क्योंकि अगर आपके रजिस्टर की वैल्यू में थोड़ा बहुत चेंज हो गया है तो आपको यहाँ पे वोल्टेज में थोड़ा बहुत डिफरेंस दिखेगा। और अगर आपका वोल्टेज अगर आपका रजिस्टर है वो 330 किलो का है और यहाँ पे 39 किलो का है तो 100% आपको 0.5 वोल्टेज ही यहाँ पे मिलेंगे। तो ये V बस की जो लाइन आती है
वो ये रजिस्टर के अंदर आती है 330 किलो वाले रजिस्टर में। उसमें से एक रजिस्टर ग्राउंड किया है और दोनों के बीच में से एक लाइन निकाली है और वो लाइन गई है हमारी। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये लाइन हमारी गई है VCDT करके पावर आईसी के अंदर। पावर आईसी मैंने आपको दिखाया कौन सी वाली है, MT6357, और ये मॉडल है हमारा MI6A। तो MI6A के अंदर मैंने आपको दिखा दिया कि ये है VCDT। उसके बिल्कुल बगल में यहाँ पे चार्ज LDO है, देख लीजिए आप, जो कि पावर आईसी की ये जो है T11 नंबर की पिन पे आता है और ये जो आ रहा है वो R11 नंबर की पिन पे आ रहा है। तो अगर हम उसको देखते हैं कि ये चार्ज LDO की लाइन हमारी कहाँ जा रही है, तो चार्ज LDO की लाइन के अंदर एक कैपेसिटर है। मैंने आपको बताया था कि चार्ज LDO की लाइन में एक रजिस्टर होगा और एक कैपेसिटर होगा। रजिस्टर की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 1 किलो से लेके 10 किलो के अंदर। तो यहाँ पे 7.5 किलो का रजिस्टर रखा गया है और ये लाइन भी कहाँ से आ रही है, V बस में से, यानी कि बैटरी की जो चार्जर की जो लाइन है उसी में से ये लाइन आ रही है। उसमें एक रजिस्टर रखा है, एक कैपेसिटर को ग्राउंड किया है जो 1 माइक्रोफेराडे का कैपेसिटर है। तो ये वैल्यू अगर आप याद रखोगे तो आप अगर किसी फ़ोन के अंदर ये रजिस्टर निकल गया है किसी बोर्ड में से, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कितनी वैल्यू के रजिस्टर लगते हैं। इस तरह से आप डायग्रामों को समझोगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये चीज़ हमने देख ली। अभी एक और चीज़ आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे ये देखिए आप, यहाँ पे लिखा है iSense। तो ये एक iSense लिखा है और एक लिखा है BatSense, जो कि पावर आईसी के M13 और N13 नंबर के बॉल पे आ रही है। तो इस लाइन को हम ट्रेस करते हैं कि ये लाइन कहाँ पे आगे जा रही है। तो हम यहाँ पे आगे बढ़ते हुए देखते हैं इसको। तो ये जो BatSense की लाइन है और ये iSense की लाइन है, ये दोनों यहाँ पे आ रही है। और यहाँ से ये आगे एक रजिस्टर पे जा रही होगी। यहाँ पे रजिस्टर नहीं है, आगे के पेज में होगा, लेकिन हमें इससे ये पता चल जाता है कि iSense और BatSense भी है, VCDT भी है, चार्ज LDO है। तो ये एक डायग्राम हो गया अभी का लेटेस्ट। एक आपको डायग्राम में और दिखा देता हूँ, तो उसके लिए हम देख लेते हैं एक डायग्राम और। तो ये Xiaomi को मैं बंद करता हूँ और हम लोग देख लेते हैं Oppo का। Oppo के अंदर हम देखेंगे Realme 3। ये हो गया हमारा Realme 3। Realme 3 का मैं स्कीमेटिक ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैं फाइंड करता हूँ VCDT। तो मैं फाइंड करता हूँ तो देखता हूँ कहाँ लेके जा रहा है हमको। इसको मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे भी VCDT रेटिंग कितना लिखा हुआ है, 1.268 वोल्ट, यानी कि इतना वोल्टेज तक का ये डिवाइडर सर्किट काम करेगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे V बस की लाइन आ रही है, V बस USB इन। यहाँ पे भी रजिस्टर की डिवाइडर सर्किट बनी हुई है। जो डिवाइडर सर्किट हमारी यहाँ 2 रजिस्टरों से बनी हुई है, जिसमें से एक रजिस्टर हम देखते हैं तो यहाँ पे 330 किलो का है और दूसरा जो रजिस्टर है वो 39 किलो का है। सेम वैल्यू जो मैंने आपको दिखाई दोनों डायग्राम के अंदर सेम वैल्यू है। तो लगभग आप जितने भी MT के बेस के फ़ोन देखोगे तो उसके अंदर आपको तकरीबन सेम वैल्यू देखने को मिलेगी। अब ये लाइन कहाँ जा रही है हम देख लेते हैं। तो ये लाइन हमारी यहाँ से होते हुए ये VCDT में जा रही है। तो ये पावर आईसी के K12 नंबर के बॉल पे जा रही है, K12 नंबर के डॉट पे। और ये आईसी कौन सी है, MT6358W, यानी वो जो हमने आईसी देखी थी वो नहीं है, ये दूसरी आईसी है। तो MT के बेस की कोई भी आईसी देख लो आपने, तो उसके अंदर VCDT, V चार्ज, ये दोनों लाइन एक कंपलसरी, चार्ज LDO ये आपको दिख रही है। तो यहाँ पे चार्ज LDO को हम देख लेते हैं। तो चार्ज LDO का हम जो कैपेसिटर देखते हैं तो यहाँ पे कितना है, 1 माइक्रोफेराडे का। और यहाँ पे इसका रजिस्टर है, उसकी वैल्यू कितनी है, 7.5 किलो, यानी कि सेम वैल्यू मैंने जो आपको दिखाई बोला आपको, सेम उसी वैल्यू का यहाँ पे एक रजिस्टर और कैपेसिटर बना के यहाँ पे एक चार्ज LDO दिया हुआ है। ये BSI की लाइन है, जो मैंने आपको बताया कि किसी किसी में बैटॉन लिखा होता है। तो ये बैटॉन जो है वो एक BSI की लाइन है। इसके अलावा हम देख लेते हैं यहाँ पे iSense BatSense भी कहीं होना चाहिए, है यहाँ पे। ये गेज करके लिखा हुआ है, गेज का मतलब होता है करंट सेंस विभाग। तो करंट सेंस विभाग कैसा होता है, यहाँ पे CSP लिखा है और CSN लिखा है। इसका मतलब होता है करंट सेंस पॉजिटिव और करंट सेंस नेगेटिव, जो कि एक रजिस्टर पे ही सप्लाई जाएगी, ये वाली भी। तो ये वाली सप्लाई जो है हमारी वो करंट सेंस और करंट सेंस P और करंट सेंस है, यानी कि करंट सेंस प्लस और करंट सेंस माइनस, यानी कि जिसको हम iSense और BatSense बोलते हैं,
यही लाइन है जो कि गेज की लाइन है, यानी कि जो हमारे वोल्टेज को गेज करेगा। ठीक है, तो आप कोई भी डायग्राम आप देख लो, तो ये हमने दो नए डायग्राम देखे। इसके अलावा मैं आपको एक और पुराना डायग्राम दिखा देता हूं। तो पुराने डायग्राम में भी आप देख लोगे तो एमटी के अंदर, और आप एक नहीं, आप 10 डायग्राम देख लो, 50 डायग्राम देख लो, आपको यही सब देखने को मिलेगा। तो मैं आपको एक और डायग्राम दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक ओपन किया हुआ है, जो है नोकिया 220 ड्यूअल सिम। तो ये काफ़ी पुराना मोबाइल है। तो इसके अंदर हम देखेंगे, तो हम पहले सर्च ही कर लेते हैं, यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, VCDT लिख देते हैं तो आ जाएगा। यहाँ पे हमने VCDT लिखा, ये VCDT आ गया। तो VCDT के अंदर हम देखते हैं यहाँ पे, तो ये VCDT की लाइन है जो एक पावर IC के अंदर जा रही है। ये पावर IC कौन से नंबर की है हम देख लेते हैं। इसमें पावर IC का नंबर नहीं लिखा हुआ है, U2001 लिखा हुआ है, लेकिन इसका नंबर लिखा होना चाहिए कहीं ना कहीं। तो नहीं लिखा हुआ है नंबर यहाँ पे पावर IC का, लेकिन ये भी एक MTK सीरीज़ की पावर IC है। तो MTK सीरीज़ की पावर IC होती है, उसमें VCDT होता ही होता है। हम देख लेते हैं कहाँ पे है हमारा VCDT, ये आ गया VCDT। तो VCDT की लाइन हम फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे हमें एक रजिस्टर सबसे पहले मिलता है जो ग्राउंड किया हुआ है, जो 39 किलो का है, और उसके आगे एक रजिस्टर है जो कौन सा है, 330 किलो का, यानी कि सेम वैल्यू मैंने जो आपको बताई वो। और ये लाइन आगे बढ़ते हुए कहाँ से आ रही है, V बस, यानी कि ये जो हमारा है चार्जिंग कनेक्टर है, चार्जिंग कनेक्टर में से V बस में से ये लाइन जा रही है हमारी VCDT की। उसके बिल्कुल बगल में ये iSense की लाइन है, और ऊपर यहाँ पे बैट सेंस की लाइन है। तो iSense की लाइन और बैट सेंस की लाइन, उसके बीच में एक देखेंगे आप यहाँ पे, तो एक रजिस्टर लगा हुआ है जिसका नंबर है 0R22। ये वाला जो रजिस्टर है, ये iSense पे, ये लाइन iSense की है और ये लाइन बैट सेंस की है। तो iSense की लाइन जो है वो रेगुलेटर सर्किट में से आएगी। तो हम देख लेते हैं iSense की लाइन कहाँ से आ रही है। तो ये V चार्ज यहाँ पे, यानी कि ये हमारी V बस की लाइन है, और ये हो गया हमारा ट्रांजिस्टर, यानी कि जो हमने PNP ट्रांजिस्टर लगाया है। तो ये PNP ट्रांजिस्टर है, उसके साथ यहाँ पे ये मॉसफेट लगाया हुआ है, और ये वाली लाइन यानी कि iSense की जो लाइन है ये हमारे रेगुलेटर सर्किट से आ रही है। और जो बैट सेंस की लाइन है वो कहाँ जा रही है हम देख लेते हैं। तो बैट सेंस की लाइन एक पावर IC में जा रही है, और वो लाइन आ रही है V बैट से, यानी कि बैटरी से। आप देख लीजिए, ये बैटरी कनेक्टर है, BSI ग्राउंड, और ये पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव जो है V बैट, यहाँ से सीधा लाइन, कोई कंपोनेंट नहीं है बीच में, सीधा का सीधा कहाँ पे आ रहा है, ये वाले R22 पे। तो ये चीज़ें कंपलसरी, आप MTK का कोई भी मोबाइल ले लो, देखो यहाँ पे चार्ज LDO भी लिखा हुआ है, ये DRV भी लिखा हुआ है। तो चार्ज LDO की लाइन में हम देख लेते हैं। तो चार्ज LDO की लाइन में हम देखते हैं, तो यहाँ पे एक कैपेसिटर है सबसे पहले जो 1 माइक्रोफेराडे का है। देखिए यहाँ पे भी सेम वैल्यू है, और उसका रजिस्टर हम देखते हैं तो 7K5 यानी कि 7.5K यानी कि 7.5 किलो का। यानी कि आपने अभी तक जितने भी हमने डायग्राम देखे उसमें सब में सेम वैल्यू है, थोड़ा बहुत भी डिफरेंस नहीं है, सेम टू सेम। यानी कि एक नोकिया का फ़ोन ले लो, एक Realme 3 फ़ोन ले लो, तो दोनों के बीच में कम से कम 5-6 साल का, 7 साल का डिफरेंस है। लेकिन MTK IC ने अभी तक अपनी कोई डिज़ाइन चेंज नहीं की है। यानी कि आप देखोगे थोड़ा बहुत नाम में डिफरेंस कभी कभी होता है, लेकिन ज़्यादातर जो सप्लाई होती है वो सब सेम की सेम होती है। आपको जैसे जैसे मैं डायग्राम आगे आगे समझाता जाऊंगा तो आपको इतना इजी लगने लगेगा। आप एक MT को IC को अच्छे से समझ लेंगे ना, तो आपको काफ़ी सारी MT की IC ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी, फिर चाहे वो कितनी भी लेटेस्ट क्यों ना हो। उसी तरह से हम Qualcomm बेस पे समझेंगे, उसी तरह से हम सैमसंग का समझेंगे, जितनी भी IC हम समझेंगे, क्योंकि हमको चलना है ना वो फ़ोन के मॉडल पे नहीं चलना है, हमको चलना है पावर IC और CPU पे। CPU और पावर IC का जो डिज़ाइन होता है उसको अगर आप दिमाग में बिठा लोगे तो आपका रिपेयरिंग एकदम ईजी हो जाएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। बस आपको सिर्फ क्या है कि बेसिक फॉलो करना है। जो भी बेसिक कंपोनेंट के बारे में अब तक मैंने बताया है, कई लोग मैंने देखा है कि वो स्किप कर करके यानी कि फॉरवर्ड कर करके देख लेते हैं वीडियो, प्रॉपरली वीडियो नहीं देखते और फिर बाद में बोलते हैं नहीं समझ में आया। तो भाई नहीं आएगा समझ में, आप उसके पीछे मेहनत करो। मैं आपको आधा घंटे का वीडियो, और वो भी मैं बहुत छोटे वीडियो बना रहा हूँ। बाकी ये चार्जिंग सेक्शन के उसके 3-3, 4-4 घंटे में भी एक वीडियो खत्म नहीं होगा मेरा, इतना बड़ा वीडियो बनेगा। और ऐसे हम तकरीबन हम अलग अलग फ़ोन के अगर हम देखेंगे ना तो हमारे 50 वीडियो बनेंगे सिर्फ चार्जिंग सेक्शन के।
तो आप समझ लो कि उसमें कितनी चीज़ें हैं जो हमें जाननी है, तो कितना टाइम लगेगा और आपकी मेहनत कितनी चाहिए। मैं आपको आधा घंटा घंटा आपको जो नॉलेज देना है वो दे के फिर मैं छोड़ दूंगा। फिर 24 घंटे है आपके पास, 24 घंटा आप मेहनत करो, आप देखो उसके अंदर एक डायग्राम खोलो, दूसरा खोलो, तीसरा खोलो, सब में मिलाओ कि आपको कौन कौन सी चीज़ें आपको देखनी है। तो ये सब चीज़ें आप धीरे धीरे देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये बेटन की लाइन है, तो ये सीधी BSI से आ रही है। यहाँ पे भी BSI के लिए बेटन वर्ड का ही यूज़ हुआ है। ये एकदम पुराना मोबाइल है, नोकिया 220, अब तो देखने को भी नहीं मिलता है। तो कहने का मतलब कि MTK की जो डिज़ाइन होगी वो सब फोन में सेम ही होगी, कुछ चीज़ें कभी भी चेंज नहीं होती है। तो आप ये अगर आप बेस आपने समझ लिया तो आपको कोई भी MTK सीरीज का आपको चार्जिंग का प्रॉब्लम आपको कभी फेस नहीं करना पड़ेगा। ये चार्जिंग जितनी भी सर्किटें मैं आपको समझाऊंगा, और नोकिया में ज़्यादा सर्किटें नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 डिज़ाइन है। अगर 3-4 डिज़ाइन है हमने समझ लिया, क्योंकि ये सब तो कॉमन ही है। इसके अलावा थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो एकदम नॉमिनल, वो आप एक बार देखोगे आपको दिमाग में बैठ जाएगा। तो उस तरह का आपने समझ लिया तो आपके पास MTK का कोई भी बोर्ड आएगा जिसमें चार्जिंग का प्रॉब्लम होगा तो आपको किसी के सामने चिल्लाने की, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बार बार फेसबुक पे लोगों की पोस्ट देख रहा हूँ, लोग सॉल्यूशन भीख की तरह मांगते हैं, भाई मुझे इसका सॉल्यूशन बता दो। भाई अरे भाई क्यों भीख मांग रहे हो तुम खुद से मेहनत करो, तुम खुद से अगर आप करोगे तो किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत है। तो आप सिर्फ जितने मैंने आपको दिखाए हैं उतने आप करो, आप मेहनत करो तो आपको पूरा रिजल्ट मिलेगा। आपको कहीं किसी का सामने जाने की जरूरत नहीं है, किससे बात करने की जरूरत नहीं है, किससे सॉल्यूशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर ये इसके बाद भी नई टेक्नोलॉजी आती है ना तो भी आप रिपेयर कर लोगे, क्योंकि मेरे सामने भी जो बोर्ड आपके लिए नया होता है वो बोर्ड मेरे लिए भी नया ही होता है, लेकिन मेरे पास आता है तो मैं उसका पूरा ऑपरेशन करता हूँ पहले। तो इसी तरह आप ऑपरेशन करना सीख जाओगे। किसी भी फोन के आप आएगा ना तो पहले उसका पोस्टमार्टम करोगे आप, और पोस्टमार्टम करके आप उसको जान लो कि कौन सी चीज़ कैसे काम कर रही है। इतना आप जान लोगे तो किसी भी फ़ोन को रिपेयर करना एकदम आपके लिए इजी हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें आपको फॉलो करनी है, बस वो करिए, थोड़ी मेहनत करिए, तो आप कोई भी फ़ोन होगा वो आप आसानी से रिपेयर कर सकोगे। अब हम फिर से सेक्शन पे वापस चलते हैं। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि पहले से एक बार मैं फिर से, अब क्योंकि हम पूरे लाइन से भटक गए थे तो अभी मैं फिर से वापस आ गया हूँ अपनी लाइन पे। तो हमने जो चार्जिंग सॉकेट के अंदर जो वोल्टेज दिया वो सबसे पहले गया फ्यूज़ में। फ्यूज़ क्या करेगा कि अगर एम्पियर लेवल बढ़ गया है तो ये फ्यूज़ पिघल जाएगा और आगे की सर्किट को भी नुकसान नहीं होने देगा और चार्जर को भी नुकसान नहीं होने देगा। उसके बाद आया इंडक्टर कॉयल। इंडक्टर कॉयल जो एक लाइन फिल्टर है जो क्या करेगा, DC वोल्टेज को पास करेगा, AC का जो पल्स आएगा उसको ख़त्म करेगा। उसके बाद यहाँ पे एक डायोड रखा गया है जो कि जीनर डायोड है। जीनर डायोड क्या काम करेगा, यहाँ पे रिवर्स बायस में लगा है और 5.1 का है, यानी कि 5.1 तक का वोल्टेज आएगा जब तक ये रिवर्स बायस में काम करेगा और वोल्टेज को आगे जाने देगा। लेकिन जैसे ही 5.1 से ज़्यादा वोल्टेज हो जाता है अपने अंदर से ग्राउंड कर देगा और आगे की सर्किट को नुकसान होने से बचाएगा। उसके बाद कैपेसिटर, तो कैपेसिटर का काम भी सेम इंडक्टर की तरह ही है, वो भी फिल्टर का ही काम करता है। तो ये लाइन हमारी पहुंच गई ट्रांजिस्टर तक। ट्रांजिस्टर की बायसिंग हमने देखी, उसके साथ हमने लगाया एक मॉस्फेट जो कि एक N चैनल का मॉस्फेट है जिसका ड्रेन जुड़ा है बेस के साथ, और उसके गेट को ऑपरेटिंग कराया गया है चार्ज LDO VDD विचार्ज वाली लाइन से। उसके अंदर मैंने आपको जैसे बताया 1 किलो से 10 किलो के बीच का एक रजिस्टर होगा, तो ये रजिस्टर में से एक लाइन दी जाएगी गेट के अंदर और वहाँ पे एक कैपेसिटर और रखा होगा और वो लाइन जाएगी आपकी पावर IC के अंदर। इसके अलावा आपका चार्जर लगा है कि नहीं वो देखने के लिए यहाँ पे VCDT की लाइन है। VCDT के अंदर एक 330 किलो का रजिस्टर, एक 39 किलो का रजिस्टर है, और इसमें जो वोल्टेज बनेगा आपका वो बनेगा 0.5 वोल्टेज, और जो आपको VCDT ट्रिगर के तौर पे PMIC को मिलेगा, यानी कि PMIC को पता चलेगा कि कब आपने चार्जर लगाया, कब चार्जर निकाला। इसके बाद हमारी बैटरी लग गई, यानी कि बैट सेंस, यानी कि BSI या बैटॉन जिसे हम बोलते हैं। तो ये बैटरी लग जाने के बाद पावर IC को पता चलेगा कि हमारा लोड लग चुका है, अब हमें लोड को चार्ज करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बैट सेंस लेना पड़ेगा, एक आई सेंस लेना पड़ेगा, और इस बैट सेंस और आई सेंस को पावर IC सेंस करेगा और कितना आउटपुट निकालना है उसके मुताबिक ये ड्राइव करा के यहाँ से वोल्टेज निकालेगा। इतनी सर्किट हमने समझी। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि चार्ज LDO का वोल्टेज जो है वो पावर IC में से निकलता है। 2.8 वोल्टेज यहाँ पे मिलेगा आपको, यहाँ पे से 5 वोल्टेज आए हैं, लेकिन ये 5 वोल्टेज इस रजिस्टर की वजह से कम हो जाएंगे थोड़े बहुत, और थोड़े बहुत पावर IC खुद ड्रॉप कराएगा इसमें,
और यहाँ पे जो आपको वोल्टेज मिलेगा वो 2.8, और ये वोल्टेज 2.8 जो है वो पावर आईसी में से नहीं आता है, आपकी चार्जिंग आईसी की लाइन, चार्जिंग की लाइन में से, यानी कि चार्जर जहाँ आपने लगाया है उस लाइन में से, यानी कि वी बस लाइन में से आता है। अगर आप पावर आईसी को निकाल भी दोगे तो यहाँ पे आपको 5 वोल्टेज पूरा मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से रजिस्टर के ऊपर जो लोड लगा था वो हट गया। कोई भी कंपोनेंट तभी काम करता है जब वो लोड पे लगता है। अगर ये आईसी में निकाल दूंगा तो उसका जो लोड था वो हट गया, यानी कि ये खुला हो गया, तो यहाँ पे 5 वोल्टेज पूरा होगा। जैसे ही आप पावर आईसी लगाओगे तो आपका वोल्टेज यहाँ पे 2.8 आएगा। तो एक फॉल्ट ये भी हो गया कि अगर यहाँ पे 5 वोल्टेज आ रहा है तो इसका मतलब कि इसका पावर आईसी का ये पिन है जो ड्राई सोल्ड हो गया है, जो पावर आईसी के साथ कनेक्टेड नहीं है। इसके लिए यहाँ पे 5 वोल्टेज पूरा दे रहा है। अगर ये लाइन आईसी के साथ जुड़ा होता तो 101% वो वोल्टेज को ड्रॉप करता और यहाँ पे वोल्टेज आपको 2.8 मिलते। तो ये भी एक फॉल्ट होता है जिसकी वजह से चार्जिंग की एरर आती है। दूसरी बात कि जैसे मैंने आपको बताया कि रजिस्टर की जो मैंने आपको डिवाइडर सर्किट बताई थी, आप लोगों को लगता होगा कि ये सब क्या काम की चीज़ें नहीं है, इतनी मगजमारी है, तो लोग उसको नहीं देखते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें ही काम लगेगी आपको। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा, मेरे पास भी कोई ऐसा फालतू का टाइम नहीं है कि मैं कुछ भी बकवास कर दूं। जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा सब काम की चीज़ें बताऊंगा। और आप अपने दिल पे हाथ रख के ये वीडियो देखने के बाद मुझे बताना कि जो जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ वो आपको कितनी काम लगती है। अगर आप उसको प्रॉपरली समझोगे, प्रॉपरली उसके ऊपर काम करोगे तो आपको डेफिनेटली उसका बेनिफिट मिलेगा और आपको सॉल्यूशन ढूंढने के लिए किसी के पास नहीं जाएगा। बाकी ये जितने भी डायग्राम वाले हैं इसके अंदर आपको कॉम्बिनेट के अंदर जितने भी आपको मिलते हैं, बोर्नियो है, कॉम्बिनेट है, एप फाइंडर है, हालांकि सब मैं यूज़ करता हूँ, लेकिन कुछ लोग के पास ये सब होने के बावजूद भी फॉल्ट सॉल्व नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ वायरिंग पता है। ये लाइन यहाँ से आई और यहाँ पे गई, बजर बजा के चेक कर लिया, वोल्टेज चेक कर लिया, बस खत्म हो गया। लेकिन कंट्रोलिंग सर्किट का क्या? अगर आप कंट्रोलिंग सर्किट को नहीं समझोगे तो ये सब चीज़ें कुछ काम की नहीं है। यानी कि आपके पास डायग्राम होते हुए भी आप रिपेयर नहीं कर सकते हो। अगर डायग्राम नहीं है तो नहीं करोगे, लेकिन डायग्राम है तो भी आप रिपेयर नहीं करोगे, क्योंकि आपको कंट्रोलिंग सर्किट कैसे काम करती है, क्योंकि ये सब जो डायग्राम है वो सिर्फ एक नक्शा बना के आपके सामने रख दिया है, लेकिन उसमें कौन सी चीज़ें कैसे होगी, कैसे ड्राइव होगा, कैसे वोल्टेज ड्रॉप आउट होगा, कैसे कंट्रोलिंग होगा, ये सब चीज़ें डायग्राम में नहीं लिखी होती। ये सब हमको समझनी पड़ती है। उसके लिए हमारे पास बेसिक का नॉलेज होना चाहिए कि डायोड यहाँ पे लगा है तो ये फॉरवर्ड बायस में लगा हुआ है, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ये एन चैनल मॉसफेट है। ये सब सब तक हम नहीं समझेंगे ना, तब तक हम नहीं समझ पाएंगे कुछ भी। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अगर आप बेसिक नॉलेज आपके पास परफेक्ट होगा तो आने वाला कोई भी फ़ोन होगा, कोई भी डिज़ाइन होगी, जो भी कितना भी चैलेंज होगा उसको आप लड़ लोगे, आप उसका फॉल्ट का सॉल्यूशन निकाल लोगे, क्योंकि आपको बेस पता है। अगर आपका बेस कमज़ोर है तो आप रिपेयर नहीं कर पाओगे। तो ये पूरी सर्किट हमारी कंप्लीट हो गई, यानी कि बीएसआई लग चुका, आई सेंस, बैड सेंस लग चुका। अब हमारी सेकेंडरी सप्लाई बनना शुरू हो जाएगी। तो सेकेंडरी सप्लाई हमारी बनेगी, वो क्लॉक के लिए बनेगी, सीपीयू के लिए बनेगी, एलसीडी के लिए बनेगी और मेमोरी के लिए बनेगी। तो इतनी सप्लाई हमारी बनेगी और सेकेंडरी सप्लाई में हमें जो भी वोल्टेज चाहिए वो सारे के सारे वोल्टेज मिल जाएगी, क्योंकि हम जब चार्जर लगाते हैं तो उसका लोगो शो होना होता है। तो लोगो शो होगा एलसीडी पे, मेमोरी में पड़ा होगा लोगो, सीपीयू से इसका ऑपरेटिंग होगा, क्लॉक सिग्नल की हमें ज़रूरत पड़ेगी। और सिर्फ ये 4 मैंने दिखाया, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 4 वोल्टेज ही आउटपुट होते हैं, सारे के सारे वोल्टेज आउटपुट होते हैं। दूसरी चीज़ कि सेकेंडरी सप्लाई हमें अगर डेड फोन की चेक करनी है तो ज़रूरी नहीं है हम पावर आईसी लगा के ही उसको चेक करें, सिर्फ हम चार्जिंग की पिन लगा के, क्योंकि हमारा चार्जिंग पिन जब लगता है तो सेकेंडरी वोल्टेज जनरेट होना शुरू हो जाती है। जब मैं आपको पावर सप्लाई सेक्शन समझाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि एक डेड मोबाइल कितना इजी रिपेयर होता है। डेड मोबाइल रिपेयर करना एकदम इजी है, क्योंकि डेड मोबाइल के अंदर आपको एग्जैक्टली पता चल जाता है कि आपको कहाँ से काम करना है, कैसे कैसे पॉइंट पे काम करना है। फिलहाल ये वीडियो यहाँ तक ही मैं आपका यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। कल हम देखेंगे इसका फॉल्ट फाइंडिंग, यानी कि ये जो पहले तो हम इसको ये देखेंगे, क्योंकि ये जितने कंपोनेंट हमने बनाए हैं ये डायग्राम के सिंबल है, ये सब डायग्रामिक सिंबल है। इसको हम रियल सिंबल में, कि एक रियल में फ्यूज कैसा लगेगा, एक यहाँ पे रियल में इंडक्टर होगा तो कैसा लगेगा, एक रियल में यहाँ पे डायोड होगा तो कैसा लगेगा। तो ये पूरी सर्किट हम पहले रियल कंपोनेंट रख के इसको हम बनाएंगे और फिर इसका हर एक पॉइंट का मैं आपको उसका टेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ कि अगर आपके पास चार्जिंग का प्रॉब्लम आता है तो आपको कितनी कितनी चीज़ें कहाँ कहाँ चेक करनी है। उसके जो टेस्टिंग पॉइंट है वो 5-7 टेस्टिंग पॉइंट आप चेक कर लोगे तो आपको पूरी सर्किट में कहाँ प्रॉब्लम है ना आपको 2 मिनट में पता चल जाएगा कि कहाँ पे आपकी गड़बड़ हो रही है।
तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अगर आपका कोई सजेशन हो तो दीजिए। और मुझे एक बात का बहुत दुख है, बहुत से लोग हैं चैनल के अंदर, लेकिन अभी भी थोड़े कम है, लेकिन जितने हैं माशाल्लाह ठीक है, मुझे कोई उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन जितने भी लोग हैं वो, उसमें से दो चार लोग हैं ऐसे जो मेरे साथ बात करते हैं। वो बात करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि चल भाई, इससे कुछ प्रॉब्लम हुई, उसने मेरे से बात करी। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज तक मेरे से बात तक नहीं करी है। तो आप कम से कम आप कुछ तो बोलो, कुछ आप रिएक्शन दो, कुछ आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, नहीं अच्छा लगा तो क्या अच्छा नहीं लगा वो आप मुझे बताइए। कुछ चेंज करने जैसा लगता है आपको, कि आपको जैसे कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को बताओ तो मेरे को समझ में आएगा। या अगर मैं कहीं गलती कर रहा हूँ या कुछ आपको ठीक से नहीं समझा पा रहा हूँ, कहीं मेरी भूल हो रही है, तो आप मेरे को गाइड करिए कि यहाँ पे गलती हो रही है, आप इसको थोड़ा इस तरह से करिए। तो आप जो भी आपका सजेशन हो, आप मुझे बिंदास, आप अपने भाई की तरह मेरे से बात कर सकते हो। आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप बिल्कुल मेरे से डिस्कशन कर सकते हो, क्योंकि ये बनाने के पीछे मेरा रीज़न सबसे पहला ये है कि आजकल जो मोबाइल के मार्केट में जो लूट मचा रखी है कुछ लोगों ने, 20,000, 30,000, 40,000 इतनी इतनी फीस लेके स्टूडेंट को कुछ भी नहीं सिखाते। मेरे पास ऐसे ऐसे स्टूडेंट आते हैं कि जो बेचारे 30,000, 40,000 खर्चा करके आए हैं, उनको कुछ नहीं आता है। उनको बेसिक रजिस्टर का, कैपेसिटर का काम पता नहीं है ना भाई, तुमने कोर्स में किया क्या। तो इस तरह के बहुत है फिलहाल, जो जैसी उनकी करनी वैसी भरनी, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप कहीं किसी के पास सॉल्यूशन ना मांगे, आप किसी से गिड़गिड़ाए मत कि मुझे ये सॉल्यूशन दो मुझे। आप सिर्फ, मैं जितने भी आपको डायग्राम समझा रहा हूँ, जितना भी समझा रहा हूँ, ये सब चीज़ें आप गौर से देखो, उसको समझो, नहीं समझ में आया तो मुझे पूछो, और आप अपने हिसाब से अपना सॉल्यूशन कर लोगे। आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसी से आप पूरा रिपेयरिंग कर लोगे। और आपको कुछ भी तकलीफ हो तो आप एनी टाइम मुझे बोल सकते हो। मैंने आपको हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि आप मुझसे कांटेक्ट करिए, आपको जो भी दिक्कत है आप मेरे से बिंदास बात करिए। तो ठीक है, यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म करते हैं और कल मिलते हैं। और आपको जो जिन लोगों को डायग्राम समझ में नहीं आता है, या जिन्होंने कभी डायग्राम देखा ही नहीं है, तो वो भी मुझे कमेंट में आप बताना। तो मैं एक स्पेशल वीडियो ऐसा बनाऊंगा कि जिसके अंदर हम पूरा डायग्राम को कैसे डायग्नोस करते हैं उसको मैं आपको पूरा सिखाऊंगा। भले हमारा वीडियो आधा घंटे का बनेगा या 2 घंटे का बन सकता है, क्योंकि टाइमिंग में अब तक कंट्रोल करता आया हूँ, क्योंकि अब तक बेसिक कंपोनेंट थे तो मैं 20-25 मिनट में ख़त्म कर देता था। लेकिन डायग्राम के अंदर जब हम एंटर हुए हैं तो अब छोटे वीडियो बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पूरी चीज़ें आपको समझानी है। तो उसके लिए मुझे काफ़ी सारे टाइम की ज़रूरत होती है। और आपको मैं समझ सकता हूँ कि किसी लोगों के पास चार्जिंग मतलब नहीं होता है, कि भाई डेटा ख़त्म हो गया है, या मतलब उसको प्रॉपरली पूरा वीडियो देखेंगे तो बहुत सारा डेटा खर्च हो जाएगा। लेकिन जो चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ वो आप 20-30 हज़ार वाले कोर्स में भी आपको नहीं मिलेगा। तो आप लो, सपोर्ट करो, और कुछ भी हो तो मुझे बताइए बिंदास। ठीक है, मिलते हैं, बाय।